मध्य प्रदेश का बजट आ चुका है, लेकिन अब जनता की उम्मीद टिकी हुई है 23 जुलाई को आने वाले केंद्र सरकार के बजट की। मोदी सरकार के थर्ड टेन्योर का ये पहला बजट है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस बजट को पेश करेंगी, लेकिन जाहिर तौर पर क्योंकि मध्य प्रदेश देश का दिल है और लॉजिस्टिक्स या अन्य प्रदेशों के मुकाबले मध्य प्रदेश काफी ज्यादा महत्वपूर्ण भी है, इस लिहाज से मध्य प्रदेश की जनता को उम्मीदें काफी ज्यादा भी हैं। आज हम जानने निकले हैं कि वित्त मंत्री से जो अलग अलग वर्ग हैं, चाहे वो महिलाएं हों, वो व्यापारी हों, चाहे वो युवा वर्ग हो या फिर वो रोजगार वाले लोग हों या फिर बेरोजगार लोग हों, उनको क्या उम्मीदें हैं, क्या उम्मीदें उनकी वित्त मंत्री से है। इस बार कौन सी नई योजनाएं आएंगी जो कि जनता के लिए फायदेमंद रहेंगी। मध्यम वर्गीय परिवारों को इस बार बजट से क्या कुछ फायदा रहने वाला है। टैक्स स्लैब में किस तरीके से जो है वो एक एज वाला जो ऑप्शन हमेशा जिसका इंतजार सरकार की ओर से जनता करती है, उनको मिल पाएगा या नहीं। ऐसे कई सवाल हैं, लेकिन जनता की उम्मीदें वित्त मंत्री से क्या है, वित्त मंत्री किस तरह का बजट पेश करने वाली हैं और क्या उम्मीदों के साथ इस बार जनता उनसे ये पूछने वाली है कि आखिर हमारे लिए बजट में क्या रहा है। इसको लेकर खास तौर से आज हम चर्चा करेंगे अलग अलग वर्गों से। आपको लिए चलेंगे अलग अलग वर्गों के बीच में और जानेंगे कि वित्त मंत्री से आखिर आम जनता चाहती क्या है। बजट की उम्मीदें जानने हम सभी से निकले हैं और वित्त मंत्री से क्या चाहती है जनता, ये हम चर्चा कर रहे थे। सबसे पहले हमने व्यापारी वर्ग से चर्चा की, इसके बाद जो घर की होम मेकर्स होती हैं, जो घर की वित्त मंत्री होती हैं, हम उनसे चर्चा करने के लिए आज यहाँ पर आप पहुंचे हैं। और यहाँ पर मेरे साथ बहुत सारी महिलाएं मौजूद हैं और ये सभी मिडिल क्लास फैमिली से आती हैं, अच्छी फैमिली से आती हैं, लेकिन क्योंकि मिडिल क्लास को सबसे ज्यादा उम्मीद होती है बजट से, तो इन्हीं से हम चर्चा करेंगे, इन्हीं से जानेंगे कि इस बार जो 2000 जो है हम कह सकते हैं कि 24 का बजट है और खासतौर से जो 23 जुलाई को आने वाला है, इस बार वित्त मंत्री से, क्योंकि वो भी महिला हैं, ये भी महिला हैं और ये घर की वित्त मंत्री होती हैं, तो इन महिलाओं को क्या उम्मीदें हैं जानने की कोशिश करेंगे कि करके। मैम, मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि बजट जो आता है वो हमारे घर के बजट को भी काफी ज्यादा एक तरीके से हम कह सकते हैं कि निर्भर हम करते हैं। क्या उम्मीदें बतौर महिला आप इस बजट से रख रही हैं और क्या वित्त मंत्री से रख रही हैं? नमस्कार, मेरा नाम दीपा द्विवेदी है और जैसा कि आपने अभी क्वेश्चन किया, उससे मेरा एक ही मतलब उम्मीद है मेरी कि जो बजट आ रहा है उसमें हम महिलाओं के लिए कुछ स्पेशल बजट होने चाहिए। जैसे कि एजुकेशन से रिलेटेड अगर हम देखें तो, क्योंकि हमारा जो घर का बजट है वो सबसे ज़्यादा अगर बिगड़ता है तो बच्चों की एजुकेशन की वजह से बिगड़ता है। साथ ही साथ पेट्रोल की वजह से भी हम लोगों का बहुत क्योंकि मैं वर्किंग हूँ तो मुझे पता है कि पेट्रोल कितना ज़्यादा यूज़ होता है और उसका भी हमारा एक बजट होता है जो कि बहुत बिगड़ जाता है। तो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं एजुकेशन और फीमेल रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उसमें हमें बजट में एक्सपेक्टेशन है कुछ की। एक्सपेक्टेशन ये है कि कहीं ना कहीं हमको मतलब आगे रखा जाए एजुकेशन में, कुछ चीज़ों में वहाँ पर हमको कुछ मतलब डिस्काउंट दिए जाएं, कुछ बजट ऐसा चेंज हो जिसमें हम अपना घर भी अच्छे से चला सके, हम अपने आप को भी मेंटेन कर सके और अपनी कुछ सेविंग भी कर सके। तो यही मेरी उम्मीद है आने वाली बजट के लिए। अभी जो बजट पिछली बार आया था, इससे क्या कोई सेविंग्स करने का मौका मिला आप लोगों को? नहीं, अभी फिलहाल तो नहीं मिला, लेकिन हाँ, जैसे उन्होंने कुछ 2-3 अच्छी स्कीम चल रही है, जैसे लाडली लक्ष्मी योजना है या महिलाओं के लिए जो हमारे मामा जी ने भी चलाई थी वो भी कुछ योजना है। बट कुछ ऐसी स्कीम आनी चाहिए, कुछ ऐसी योजनाएं आनी चाहिए जिसमें महिलाएं सशक्तिकरण की तरफ बढ़े, कुछ उनका खुद का पैसा जुड़े और वहाँ पर वो एक मतलब अपने आप को ऐसा मजबूत फील करें कि हम भी इस योजना के तहत आगे बढ़ सकते हैं और अपने आप को मजबूत बना सकते हैं। मेरे साथ एक बहुत अच्छी टीम लगातार जुड़ रही है, मैं आपसे जानना चाहूंगी, इसके बाद फिर आप लोगों के पास आऊंगी। इन्होंने कहा कि सेविंग्स करने का मौका नहीं मिलता। अभी टमाटर के भाव 80 रुपए किलो चल रहे हैं, क्या ऐसी स्थिति तो नहीं बन जाती कि घर का राशन बनना है तो एफडी ना तोड़नी पड़ जाए? देखिए, जो सरकार बजट लाती है वो हमेशा निम्न वर्गीय और उच्च वर्गीय को देख के लाती है। मिडिल क्लास को देख के ही बजट बनता ही नहीं, और जब सबसे ज्यादा सफर जो है मिडिल क्लास
करता है। तो मुझे लगता है कि छोटी छोटी चीजें, ये 80 रुपए किलो टमाटर, बट कोई जना ले पा रहा है, वाकई में ही कुछ लोग ऐसे होते होंगे जो नहीं ले पाते होंगे और उनका पूरा किचन का हिसाब बिगड़ जाता है। तो ये सब छोटी छोटी चीजों का भी ध्यान रखना चाहिए। एजुकेशन सिस्टम सच में बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि उसमें इतना आजकल डिफ्रेंशिएट है, बच्चे को पढ़ाना, कोचिंग कराना बहुत मुश्किल है। गर्ल एजुकेशन को ज्यादा सपोर्ट करना चाहिए। राशन वाशन जो आसमान छू रहा है, किचन का राशन, सिलेंडर, इन सब पे जरूर बात होनी चाहिए और उनको कम करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत इफेक्ट डालता है एक मध्यम वर्गीय परिवार के लिए। घर का बजट जब आप बनाती होंगी हर महीने, क्योंकि लोगों की आदत रहती है वो एक महीने में बजट तैयार करते हैं, कितना बढ़ गया वो एक साल में? क्या क्या चीजें ऐसे लगता है कि चलो ठीक है बच्चों को ये दिलाना है तो मैं अपने इसमें कटौती कर देती हूँ, ये वाली फीलिंग भी आ जाती हूँ? एब्सोल्युटली, ये फीलिंग तो सबसे पहले ही आती है, बिकॉज हम गृहिणियां हैं तो पहली प्रायोरिटी हमारी फैमिलीज रहती हैं हमारे लिए इंडियन कल्चर के हिसाब से। सो बेसिकली ऐसा होता है कि सिलेंडर्स वगैरह है, इलेक्ट्रिसिटी है, ये सारी चीज़ें आजकल बहुत ही कांस्टेंट है। तो मैं चाहूँगी, मेरा ये है कि भाई आप सिलेंडर्स है, ग्रॉसरीज, जैसे मैम ने बताया कि ग्रॉसरीज पर भी वर्क कर सकते हैं कि रोड टैक्स वगैरह कम किया जाए। अगर वो कम होगा तो डेफिनेटली जो हमारे पास में आवक हो रही है चीज़ों की वो ऑलरेडी कम हो जाएगी। साथ ही साथ मेरा एक अलग सा सुझाव है कि महिला सिक्योरिटी और फीमेल सिक्योरिटी से अगर हम बात करें तो सिक्योरिटी वाइज थोड़ा और ध्यान दें और बजट्स उसके अंदर स्पेंड किए जाए। बच्चों की एजुकेशन पे खर्चा तो काफी हो रहा होगा, जैसे जैसे बच्चों की क्लास बढ़ती जाती है फीस भी महंगी होती जाती है, फिर कॉलेज का है, फिर जॉब का है, बहुत चीजें इंटरलिंक्ड रहती हैं। एब्सोल्युटली, सारी चीज़ें इंटरलिंक्ड है। और जैसे कि पता ही है कि कोचिंग सिर्फ एक ये नहीं होता, बसेस रहती हैं, कोचिंग रहती हैं और एक्स्ट्रा बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व रहती हैं। डेफिनेटली बुक्स के दाम भी काफ़ी आसमान छू रहे हैं, बिकॉज अलग अलग सिलेबस हमारे पास आ रहे हैं और अलग अलग सिलेबस के हिसाब से बुक्स के कॉस्टिंग भी काफ़ी सारी बढ़ रही हैं, तो उस पर भी ध्यान देना ज़रूरी है। बिल्कुल, देखिए जाहिर तौर पर। और यहाँ पर एक और महिला हमारे साथ मौजूद है। मैम, क्या लगता है कि एफडी तुड़वाने की जरूरत तो नहीं पड़ रही है? नहीं, बिल्कुल एफडी तो तुड़वाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। मैं होम मेकर हूँ, भावना गौतम मेरा नाम है। मैं दो स्ट्रक्चर्स पे बात करना चाहूँगी। एक तो यूथ के लिए जो स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज हो रहे हैं उसकी जो फीस है वो थोड़ा मिनिमल होना चाहिए, ताकि जो मिडिल क्लास के लोग हैं वो अफोर्ड कर सकें। जिस तरह हम चाह रहे हैं कि और वोकेशनल कोर्सेज होना चाहिए, उसके अभी जो मेन जो मेरा है जो फीस स्ट्रक्चर को लेके है कि अगर उसमें थोड़ा सा कंसेशन हो तो हमारा जो यूथ हम कह रहे हैं कि डेवलप करेगा तो वो करेगा ही करेगा। तो उसके लिए मुझे नहीं लगता कि एफडी वगैरह करानी पड़ेगी, बट मैं इसकी अपील करती हूँ कि थोड़ा सा कंसेशन होना चाहिए। अच्छा, बाकी आप अगर आप देखते हैं, क्योंकि गैस महंगी होती है, पेट्रोल महंगा होता है, तो उससे काफी चीजें इंटरलिंक्ड रहती हैं, अब सब चीजें बढ़ती जाती हैं, क्योंकि अब हम देखते हैं कि हमारी थाली जो है घर पे वो भी महंगी हो गई है, तो कितना घर के बजट पे इससे असर पड़ता है? बजट पे तो असर पड़ता है। जिस तरह आपने बताया कि टमाटर अभी 100-180 रुपए किलो हो रहे हैं, साल में ये 2-3 बार तो ऐसा आता है, कभी टमाटर पे आता है, कभी अनियन पे आता है, तो थोड़ा बहुत तो फ़र्क पड़ता है, एडिबल्स चीज़ेस पे फ़र्क पड़ता है। तो हमें कई जो मैंने बताया कि फीस स्ट्रक्चर को लेके हमें कई इन चीज़ों पे हमें करना पड़ता है कि नहीं, हम थोड़ा इसको लिमिटेशन ड्रॉ कर लें अपनी, और बच्चे की थोड़ा एजुकेशन की तरफ हम ध्यान दें। तो ये सब चीज़ जो एकदम से कंपाइल होती हैं, इस पे थोड़ा ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है। ध्यान देने की जरूरत है। मैम, कितनी बचत हो पा रही है, सेविंग्स कितनी हो पा रही है? बचत के नाम पे तो सच बताऊं कुछ भी नहीं है इन हैंड। और जैसा दिव्या ने कहा, ये बात बिल्कुल सही है कि जो बजट बनाया जाता है वो कभी भी आम जनता को, हम मैंगो पीपल जिनको कहते हैं, उनको ध्यान में रख के कभी नहीं बनाया जाता है। इसका जो असर आता है सीधा सीधा एजुकेशन और राशन, इन दो चीज़ों पे तो बहुत ज़्यादा पड़ता है। हम अगर शॉपिंग की बात करें या घूमने की बात करें या हम कोई एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की बात करें अपने शौक पूरे करने की, तो वो तो खैर पॉसिबल ही नहीं होता है एक आम आदमी के लिए। या तो हमें बहुत लंबी सेविंग्स को हमें ख़त्म करना होता है उस केस के लिए, और या फिर हमारा माने कि एजुकेशन में बच्चा का जो एजुकेशन है उसको सेक्रीफाइस करना पड़ता है कहीं ना कहीं। इनको सबसे ज्यादा पसंद होते हैं कि वो गोल्ड पहन ले, डायमंड पहन ले, खरीद पा रहे हैं या नहीं खरीद? बिल्कुल भी नहीं खरीद पा रहे हैं। गोल्ड थोड़े दिन पहले तक इन हैंड होता था, बट अभी जो 75 क्रॉस हुआ है उसके बाद से तो हमने सोचना ही छोड़ दिया गोल्ड के बारे में। बिल्कुल, अब सपने में भी नहीं आ रहा है। सपने में भी नहीं आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर मेरे साथ एक मैम मौजूद है, वो बेहद ही खूबसूरत लग रही हैं। आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं, लेकिन मेकअप प्रोडक्ट्स भी महंगे हैं। कितनी परेशानी होती है, क्या क्या चाहती हैं, क्या आप उम्मीदें हैं बजट? नहीं, मेकअप तो ठीक है, जो अपर मिडिल क्लास है वो फिर भी मैनेज कर लेते हैं, बट जो डेली वेजेस वाले होते हैं, जैसे हमारे जो काम वाले होते हैं, उनके लिए उनके बच्चों की फीस, क्योंकि आजकल हर कोई बहुत ज़्यादा जागरूक हो चुका है, वो अपने बच्चों को एजुकेशन देना चाहते हैं। तो हम चाहते हैं कि मतलब गवर्नमेंट इस चीज़ को भी लेकर फोकस करे कि जो निम्न वर्ग के लोग हैं उनका स्किल डेवलपमेंट उनके बच्चों का एक बेटर वे में हो पाए और वो अपने बच्चों को एक अच्छा एजुकेशन दे पाएँ। उनका
का जो हम उनको पे करते हैं उसमें उनका गुजारा नहीं चलता है। और जो टैक्स पेयर हैं उनको भी कुछ ना कुछ गवर्नमेंट को रिबेट्स देना चाहिए, कई जगह पे प्रिविलेज देना चाहिए, जैसे कि ट्रेवलिंग में और एयरपोर्ट पर, कि ताकि पता चले कि ये टैक्स पेयर हैं और उनको वो रिगार्ड्स मिल रहा है। इससे एक टैक्स पेयर को मोटिवेशन मिलता है। बिकॉज आई बिलोंग फ्रॉम डिफेंस बैकग्राउंड और हमारी फैमिली की पूरी सैलरी आधे से ज़्यादा टैक्स में जाती है। और बट हम जो टैक्स पेयर हैं हमें वो बाहर जाकर हमें उस चीज़ का कोई भी प्रिविलेज नहीं मिलता है। हम स्ट्रगल कर रहे हैं, सैलरी में भी हमें टैक्स पे करना पड़ता है, अगर हम कन्विंस कुछ परचेज कर रहे हैं उसमें भी टैक्स पे कर रहे हैं। तो वो चीज़ को लेकर मतलब या तो एक ऑनर मिले, एक प्रिविलेज मिले, और प्लस सबको ध्यान में रखते हुए बजट को बैलेंस किया जाए, मेंटेन किया जाए। बिल्कुल, देखिए यहाँ पे टैक्स स्लैब को लेकर के है मैम, स्वास्थ्य सुविधाओं का सुधार भी बहुत जरूरी है, क्योंकि हम मिडिल क्लास से आते हैं। यूजुअली अगर कुछ भी होता है तो प्राइवेट हॉस्पिटल जाना पड़ता है, प्राइवेट हॉस्पिटल जाते हैं तो लाखों से कम का बिल आता नहीं है। हो सकता है सुविधाएं बेहतर रहें ना रहें, तो कितना आप इसको देखती हैं बतौर मिडिल क्लास फैमिलीज, क्योंकि आप महिला हैं, जरूरत भी होती है स्वास्थ्य की। जी, बिल्कुल ज़रूरत होती है और दवाइयाँ तो बहुत ही महँगी होती हैं, उसकी मतलब एक बार में 4-4 5-5 हज़ार का बिल बन जाता है। तो मैं ये बजट में ये चाहती हूँ कि प्राइवेट हॉस्पिटल में भले ही वहाँ वो हो, लेकिन मेडिकल स्टोर वाले जो दवाइयाँ रहती हैं, जेनेरिक मेडिकल स्टोर पर ज़्यादा ध्यान दिया जाए। जो जेनेरिक मेडिकल स्टोर थे वो ज़्यादा तौर पर खोले जाएँ, इसलिए उस पर जो आधे दाम पे दवाइयाँ मिलती हैं वो प्रोवाइड कराई जाएँ। और इससे क्या होगा, लोगों को मतलब दवाइयों पे, हेल्थ पर तो सबसे ज़्यादा खर्चा होता है और आजकल बीमारियां होने ही लगी हैं सबसे ज़्यादा। तो उस सब पे मैं यही अपील करना चाहूँगी, यही बोलना चाहूँगी कि मतलब इस तौर पे ज़्यादा ध्यान दिया जाए। यानी कि लाइफस्टाइल बदल गई है, बीमारियां बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि हमारे खाने पीने का कोई स्केड्यूल नहीं है, सब बदलता जा रहा है। ऐसे में दवाइयां महंगी तो परेशानी तो होती है। हाँ, बिल्कुल महँगी दवाइयाँ के रेट्स बहुत जो कहते हैं कि एक्सपेंसिव बहुत पड़ जाता है। तो जो जन औषधि जो आजकल प्रधानमंत्री जी की योजना से हुआ है, वो जो मेडिसिन्स हैं उनके सेंटर्स बढ़ाना चाहिए ताकि लोगों को ईज़िली अवेलेबल हो जाए। आप जैसे कोई सप्लीमेंट्स, फूड सप्लीमेंट्स लेना चाहते हैं अपने हेल्थ के लिए, चाहे अपने नी के लिए कोई भी, तो आप जो नॉर्मल, जैसे दूसरी कंपनीज़ में ब्रांड्स का नाम लेना नहीं चाहूँगी, तो वो आपको अप्रॉक्सीमेटली 80 रुपीज़ में एक टैबलेट मिलता है। और आप अगर जो जन औषधि मेडिसिन वगैरह लो, आपको एक जो स्ट्रिप है वो आपको 80 रुपीज़ में मिल जाती है। तो मैं ये अपील करूँगी कि ये जो मेडिसिन हैं, इनके जो सेंटर्स हैं, ये ज़्यादा बढ़ाएं और लोगों को ईजिली ये उपलब्ध हो सके। मेड इन इंडिया को लेकर और कितना बढ़ावा मिलना चाहिए मैम, आपको क्या लगता है? मेड इन इंडिया को लेकर बहुत बढ़ावा मिलना चाहिए। हमारी जो पैसा है वो हमारे भारत में ही रहे और उससे हमारी आर्थिक व्यवस्था भी इम्प्रूव होगी, इकोनॉमिक स्टेटस भी इम्प्रूव होगा और लोगों को रोजगार मिलेगा। तो मैं चाहती हूँ कि इस बजट में मेड इन इंडिया के लिए, मगर जो काम कर रहे हो उनको कुछ छूट दी जाए ताकि वो अच्छे से काम कर सके। सिर्फ बोलने से नहीं होता, उनको कुछ सुविधाएं भी देनी पड़ती हैं, तब जाके लोग अपना काम स्टार्ट कर पाते हैं। तो वो सुविधाओं को बढ़ाने के लिए सरकार को छूट देनी चाहिए। इस बार की जो महिलाएं हैं, चाहे वो मध्यम वर्गीय परिवार से आती हो या किसी भी फैमिली से आती हो, लेकिन डिमांड्स तो एक जैसी रहती हैं कि जो उनके घर का बजट है वो बेहतर तरीके से रहे, सेविंग्स हो पाए, अपने फैमिली के लिए जो है वो बेहतर सेव करके रख पाए। और शायद ये जो होम मेकर्स होती हैं, यही वजह रहती है कि हमारे देश की जो वित्त मंत्री हैं वो भी जो है उनसे एक बेहतर बजट की उम्मीद कर रही हैं। और यहाँ पर महिलाओं का एक ही बात को लेकर सोचना है कि उनका घर जो है वो बेहतर हो सके और उनका बजट उससे भी ज्यादा अच्छा हो सके। आने वाली 23 जुलाई को बजट आने वाला है और मोदी सरकार के थर्ड टर्म का ये पहला बजट होगा। जाहिर तौर पर नई सरकार है तो नई सरकार से उम्मीदें भी काफी ज्यादा हैं, लेकिन सबसे ज्यादा अगर बजट को किसी से जुड़ा हुआ देखा जाता है तो वो बिजनेसमैन फैमिलीज होती हैं, बिजनेसमैन होते हैं। इसके साथ ही साथ आम आदमी भी खास उम्मीदें रखता है, लेकिन जाहिर तौर पर जो व्यापारी होते हैं उनको भी काफी उम्मीदें बजट से रहती है। और इस बार हम यहाँ पर जितने भी लोग हैं जो कि व्यापारी या अन्य वर्गों से आते हैं, वो क्या चाहते हैं वित्त मंत्री से, वित्त मंत्री तक उनकी बात हम पहुंचाने वाले हैं। फिलहाल मैं एक शॉप में मौजूद हूं और यहाँ पर मेरे साथ सभी बिजनेसमैन मौजूद हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ उनकी उम्मीदें हैं। अजय जी मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सर, मुझे लग रहा है कि व्यापारियों की उम्मीदें लगातार बढ़ती जा रही हैं सालों में, और ये पहला बजट है नई सरकार का। क्या उम्मीदें इस बजट से आपको? नमस्कार, जय हिंद। मैं अजय देवनानी, प्रवक्ता भोपाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के थर्ड टेन्योर का ये पहला बजट है। फिनांस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन इसको जुलाई में प्रस्तुत कर रही हैं
और हम लोग एक मीडियम इनकम क्लास के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में भी हैं बिजनेसमैन, तो हम लोग बहुत आशान्वित हैं और बहुत पॉजिटिव हैं इस बजट को लेकर कि ये बजट ट्रेडर्स के लिए, बिजनेसमैन के लिए, इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए और मीडियम इनकम ग्रुप के लिए बहुत पॉजिटिव रहेगा। हम लोग ट्रेडर्स काफ़ी टाइम से एक नेशनल ट्रेड पॉलिसी की मांग कर रहे हैं। नेशनल रिटेल ट्रेड पॉलिसी आने से व्यापारियों की कई सुविधाएं आगे बढ़ेगी और व्यापारी जो एमएसएमई सेक्टर्स में आता है, जो इस देश का 30% इकोनॉमी में शेयर करता है और 7 करोड़ लोगों से ज़्यादा जो लोग हैं एमएसएमई में जुड़े हुए हैं और सबसे ज़्यादा जॉब जनरेट करने वाला है। और आपने अभी देखा कोविड के टाइम पैंडेमिक में कि जैसे मेक इन इंडिया की बात हुई, गो वोकल फॉर लोकल की बात हुई, तो हम लोग बहुत आशान्वित हैं इस बजट से लेके और कहीं ना कहीं व्यापारी मीडियम इनकम ग्रुप का ही प्रतिनिधित्व करता है। तो हम चाहते हैं कि आयुष्मान जैसी योजना भी इस बजट में आए जिससे व्यापारी मेडिकल रूप से इंश्योर्ड हो सके, सेफ हो सके और लाइफ इंश्योरेंस की भी इस तरीके से पॉलिसी आए। साथ ही हम लोग चाहते हैं कि जैसे एमपी का बजट आया भी, उस पर इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत काम था, तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम हो, स्मार्ट सिटीज के लिए फंड हो प्रॉपर। तो स्मार्ट सिटीज का जैसा डेवलपमेंट होना चाहिए वैसा भी नहीं दिख रहा है कि वैसा डेवलपमेंट, और साथ ही साथ ग्रीनरी भी बात हो। आज हम देखेंगे कि बहुत सारे लोग ई व्हीकल लेना चाहते हैं, पर ई व्हीकल लिथियम रेट्स के कारण या बैटरी रेट्स के कारण महंगे हैं। तो कहीं ना कहीं हमें हम लोग भारत को एक विश्व गुरु के रूप में आगे बढ़ता हुआ देख रहे हैं, तो ये हम एनवायरमेंटल फ्रेंडली कुछ अगर स्टेप्स लेते हैं तो कहीं ना कहीं पूरे वर्ल्ड में एक मैसेज जाएगा कि इंडिया में ये सब्सिडी है, ई व्हीकल को प्रमोट करने की बात हो रही है, लो कार्बन इमिशन की बात हो रही है। तो व्यापारी वर्ग बहुत आशान्वित है इस बजट को लेके और मैंने जैसे अपने स्टेटमेंट में पहले कहा कि नेशनल रिटेल ट्रेड पॉलिसी आनी चाहिए, क्यों व्यापारी बिल्कुल संकल्पित है इस देश के साथ, जय जवान जय किसान जय व्यापार के संकल्प के साथ। तो हम लोग बहुत आशान्वित हैं कि ये बजट बहुत पॉजिटिव रहेगा और देश की फिनांस मिनिस्टर मिसेस निर्मला सीतारमन इस बार बहुत व्यापारी फ्रेंडली बजट आएगा। जी बिल्कुल, देखिए व्यापारी फ्रेंडली बजट रहेगा और आप देखेंगे तो ये पूरी दुकान में मेरे साथ कई यहाँ पर जो है मौजूद हैं लोग जो कि बेहतर तरीके से मार्केट को समझते हैं। मुझे लगता है सर मार्केट बूम करता है तो इनडायरेक्टली हमारी इकोनॉमी भी बूम करती है और शायद यही वजह रहती है कि हम देखते हैं कि थोड़ी महंगाई बढ़ती भी है अगर तो लोग इतने ज्यादा परेशान नहीं होते, संतुष्ट भी रहते, क्योंकि उनको मालूम है कि कहीं ना कहीं हम आगे ही बढ़ रहे हैं। व्यापारियों का इससे क्या लेना देना है, इस बार के बजट से क्या उम्मीद? देखिए, सबसे पहले तो मैं हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। सबसे पहली बात मैं करूंगा, जैसे अजय भैया ने अभी बोला कि एक ई रिक्शा को लेकर, ई चीज़ों को लेकर हमको एक शिफ्ट देखना चाहिए। तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है और मैं इस चीज़ के लिए आपके ग्लोरीफाइड है, आपके एक एस्टीम चैनल के माध्यम से प्रधानमंत्री जी को और निर्मला सीतारमन जी को एक बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मुझे देखने को मिल रहा है एक स्ट्रैटेजिकल शिफ्ट देखने को मिल रहा है हमको कि किस तरीके से हम अभी हाल फिलहाल में कर्तव्य काल की ओर जा रहे हैं। अभी हमको किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी जी का एक विजन है, एक मिशन है, उनकी दूरदृष्टि है, जो वो कह रहे हैं कि हमको अब सीएनजी के ऊपर हमको रिलाय करना है, हमको ई ऑटोमोबाइल्स के ऊपर रिलाय करना है, हमको किस तरीके से रूफटॉप सोलराइजेशन के ऊपर हमको करना है काम, विंड पावर्स के ऊपर हमको काम करना है। तो एक ये मुझे भैया के लिए, जो भैया बोलना चाहते हैं, मैं उसके लिए बोलना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री जी और माननीय सीतारमन जी इस चीज़ के विषय में आगे काम कर ही रहे हैं। और मेरी अपनी सरकार से एक माननीय प्रधानमंत्री जी से, सीतारमन जी से एक दरख्वास्त है, उनसे एक विनती, एक निवेदन है कि जैसे कि हम देखते हैं कि गरीबों के लिए जन कल्याण योजनाएं हैं और अमीरों के लिए उनके पास उनकी सब्सिडीज हैं, उनके पास एसईजीज हैं, उनके पास उनके खुद के अपने अपने सीएज हैं, उनके अपने अपने फंडे हैं। मेरी हमारे प्रधानमंत्री जी से और निर्मला सीतारमन जी से एक निवेदन है कि इस बार मध्यम वर्गीय जो हमारे लोग हैं, मिडिल वर्ग के जो लोग हैं, हम जैसे जो व्यापारी गण हैं, उन लोगों के लिए कोई अच्छी योजनाएं लेकर आए, चाहे वो इनकम टैक्स के स्लैब के अंदर रिलीफ हो, ऐसी कुछ योजनाएं लेकर आए। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस बार का जो इंटरिम बजट है वो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से, उनके मार्गदर्शन में, निर्मला सीतारमन जी के मार्गदर्शन में एक विकसित भारत का बजट जरूर पेश होने जा रहा है। तो इसके लिए तो मैं सबसे पहले उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। एक इम्पोर्ट एक्सपोर्ट की भी पॉलिसीज रहती हैं, आपको क्या लगता है कि उनको और एज करना चाहिए? जो जैसे आप जैसे व्यापारी हैं जो बहुत बड़े लेवल पे व्यापार नहीं कर रहे लेकिन अपना जो व्यापार चलाते हैं, बिजनेस चलाते हैं, उसमें भी कुछ जरूरतें होनी चाहिए। जी देखिए, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों की ज़रूरत इस देश को हमेशा से रही, आगे भी रहेगी। और जैसा कि मैं कहना चाहता हूं, अगर हाल फिलहाल के अंदर अगर हम देखा जाएंगे तो इंपोर्ट्स जो हैं हमारे देश के अंदर वो बहुत ज़्यादा है, एक्सपोर्ट्स थोड़े कम है। तो मैं चाहता हूं प्रधानमंत्री जी, निर्मला सीतारमन जी एक्सपोर्ट्स को बहुत ज़्यादा बूस्ट करें। इससे हमारी इकोनॉमी 110% बूस्ट होगी ही होगी। एक्सपोर्ट्स के अगर बूस्ट होगा तो हमारे जो मध्यम वर्गीय व्यापारी हैं उनको भी एक मौका मिलना चाहिए। उनको या तो एक्सपोर्ट पॉलिसीज जो है उनको थोड़ा सा अपने को लूजन अप करना चाहिए, जिससे एक्सपोर्ट हमारे और अच्छे हो सके और इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट का जो एक हमारा जो एक गैप है वो फुलफिल हो सके। उस मैं 100% इस चीज़ के लिए ये
मोदी जी की गारंटी है, ये मेरी भी गारंटी है, अगर इस टाइप की चीज आएगी तो मध्यम वर्गीय जो व्यापारी है उनको बहुत लाभ मिलने वाला है एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट पॉलिसी से। ठीक है सर, आपकी काय की शॉप है, आपका काय का बिजनेस है? नमस्कार, मेरा नाम महेश खुराना है। न्यू मार्केट में हरियाणा हैंडलूम के नाम से मैं शॉप संचालक करता हूँ। हैंडलूम्स और इंडियन हैंडलूम्स पर हम बहुत फोकस कर रहे हैं, तो आपको लगता है कि बजट में इसको लेकर कुछ हो? क्योंकि हम देख रहे हैं कि लगातार इस इंडस्ट्री को काफी बढ़ावा मिला है पिछले कुछ सालों में, और नए नए तरीकों से हम हैंडलूम इंडस्ट्री को देख भी रहे हैं। बिल्कुल, ये एक लघु उद्योग के प्रोडक्ट्स में आता है और प्रधानमंत्री जी ने इस पे काफ़ी फोकस किया है। गृह उद्योग, लघु उद्योग को बढ़ावा देने के लिए एमएसएमई की योजना लेके आए। एमएसएमई में 45 दिन के अंदर उनको पेमेंट मिल जाए, ये योजनाएं लेके आए। इसके पीछे सिर्फ मोदी सरकार का या निर्मला सीतारमण जी का जो व्यू है वो ये है कि उनको बढ़ावा मिले, उस उद्योग को सपोर्ट मिले। और हम व्यापारी होने के नाते यही चाहते भी हैं कि ऐसी योजनाएं व्यापारी हित में आए। अभी तक जितने भी बजट पहले पेश किए गए, या तो निम्न वर्गीय पे ज़्यादा फोकस होते हैं, मध्यम वर्गीय पे फोकस कम होता है। ये हमारा सोचना है कि मध्यम वर्गीय, जो कि एक इस देश में बहुत बड़ा परसेंटेज रखता है आय का, उसके ऊपर फोकस होना चाहिए। और जो बजट आने वाला है, जो बजट पेश होने वाला है, उसमें हमारी मांग तो यही है कि इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर पूरा जोर दिया जाए, डेवलपमेंट के ऊपर पूरा जोर दिया जाए, और प्रधानमंत्री आवास योजना में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सस्ते मकान बना के दिए जाएं ताकि उनके लिविंग स्टैंडर्ड ऊपर उठे। और ये भारत देश में ये हमने पिछले 10 सालों में देखा है कि आम मध्यम वर्गीय इंसान ये समझता है कि उसका वे ऑफ स्टैंडर्ड, जो लिविंग स्टैंडर्ड, वो ऊपर बढ़ गया। आप बतौर व्यापारी क्या कैसे देखते हैं? क्योंकि बहुत बड़े बिजनेस नहीं, लेकिन जो जैसे आपने कहा कि मध्यम वर्गीय होते हैं, वो बिजनेस होते हैं, उनको कितना ज्यादा जो है इस बार उम्मीद है, क्या चाहते हैं कि टैक्स स्लैब को लेकर किस तरीके से काम है? बिल्कुल, टैक्स इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, टैक्स का जो स्ट्रक्चर है, उसके ऊपर काम होना ही चाहिए। इसमें डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस दोनों के ऊपर काम होना चाहिए। जीएसटी स्लैब्स, जो बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं, वो खत्म होनी चाहिए। जीएसटी एक आम, आज भी इतने साल लागू होने के बाद भी जीएसटी एक आम व्यापारी नहीं समझ पाता, उसको सीए के ऊपर डिपेंड होना पड़ता है। तो कुछ ऐसी कंडीशंस होनी चाहिए कि एक आम आदमी जो टैक्स देना चाहता है, व्यापारी टैक्स भरना चाहता है, व्यापारी कभी भी टैक्स चोरी नहीं करना चाहता, वो देना चाहता है, लेकिन उसको समझ में भी तो आनी चाहिए चीजें। तो सरलीकरण टैक्स का होना चाहिए। बिल्कुल, देखिए सरलीकरण होना चाहिए, और ये बहुत ही अच्छी बात इन्होंने कही है। सर हमारे साथ मौजूद है। सर, ये आप ही की शॉप है? जी हाँ। ऐसा सोचते हैं व्यापारी कि चलिए हमने एक शॉप जो है वो एक जगह पे डाल दी, फिर एक ख्याल ये भी आता है कि दूसरी शॉप भी खोल लें। कितना जो है व्यापारियों को उम्मीद है कि ऐसी क्या चीजें बजट में आए कि वो अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने के बारे में सोच सके? अभी तो इस टाइम तो मतलब बजट तो जो भी आ रहा है वो मीडियम क्लास के लिए अच्छा आना चाहिए। बाकी बिजनेस के लिए जैसे जीएसटी का है, जैसे रेडीमेड में अभी 6% है और 18% है, तो एक ही स्लैब होना चाहिए। या तो एक ही 6% करे या 18%। इसमें क्या कस्टमर को भी बेनिफिट नहीं मिलता और उसमें हमें भी लोगों को परेशानी होती है। तो एक ही स्लैब होना चाहिए। जैसे रेडीमेड में किसी में 6% है, किसी में 18% है, तो एक ही स्लैब होना चाहिए। या तो 12% कर दो या 6% कर दो। तो इसमें क्या प्रॉब्लम आती है हम लोगों को अकाउंट बनाने में। सीए के, जैसे भैया ने बताया कि सीए पर निर्भर रहना पड़ता है, कि सीए के पास जाना पड़ता है। कस्टमर भी बोलता है कि अलग अलग आप टैक्स लगा रहे हो, कस्टमर थोड़ा कंफ्यूज रहता है। तो टैक्स एक ही होना चाहिए, या तो 6% या तो बीचा जो भी है वो निकालना चाहिए। बतौर व्यापारी, क्योंकि आप भी एक मिडिल क्लास फैमिली से होते होंगे, अपने घर का भी एक बजट होता है, तो और क्या उम्मीदें आप देखते हैं जो घर के बजट से भी थोड़ी बहुत जुड़ी हुई हो? क्योंकि व्यापारियों को हम देखते हैं कि जो मार्जिन होता है वो काफी ज्यादा नहीं मिल पाता है जितना वो खरीद के लेके आते हैं, तो उस चीज में और कितना सरलीकरण होना चाहिए? भाई मार्जिन तो अभी देखिए, बिजनेस इतना कंपटीशन हो गया है तो मार्जिन तो बहुत लिमिटेड हो गया। आजकल इतनी महंगाई हो रही है। आजकल हर किसी का एक बजट है। तो कस्टमर को थोड़ा सा मतलब जैसे टैक्स थोड़ा कम हो जाता है तो ऑटोमेटिक चीज़ें थोड़ा सा कम होगी, तो उस पर कस्टमर को इजी रहेगा लेने में, उसका परचेस पावर थोड़ा बढ़ जाएगा। जैसे आज वो एक चीज़ लेने आ रहा है, उसको आज बजट उसका जीन्स का लेने का जैसे 1500 का, लेकिन यहाँ पे जैसे उसको 1200-1300 तो दो बढ़ा सकता है वो बजट। इसलिए थोड़ा सा समीकरण तो टैक्स को थोड़ा सा उनको कम करना चाहिए। बाकी भाई मीडियम क्लास के लिए थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जो बजट होता है वो टोटल मीडियम क्लास वालों के लिए होता है। जो हायर क्लास है तो लोग अपने आप चढ़ा, बाकी बजट जितना भी होना चाहिए वो मीडियम क्लास होना चाहिए। क्योंकि मीडियम क्लास के लिए क्या है कि कोई भी सरकार नहीं सोचती है ज़्यादा, वो ज़्यादा आपका तो यहाँ तो सीधा एक तो गरीब जो है उनके लिए, या तो फिर सीधा हाई। जो मीडियम क्लास का आदमी हर चीज़ में पिसता है। आप भले किसी भी चीज़ में आप सर्वे करो, चाहे स्कूलों के में देखो, चाहे आप दुनिया से संग, तो मीडियम क्लास वाला ही हर चीज़ में पिसता है। लॉकडाउन में भी मीडियम क्लास वाला ही पिसा, और इसलिए मीडियम क्लास वालों को ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना चाहिए मोदी सरकार को। ये
शिक्षा, स्वास्थ्य सबको कम दरों पे, वैसे तो होना चाहिए फ्री, लेकिन ठीक है हमें टाइम लगेगा थोड़ा सा, तो कम दरों पे ये मिलना चाहिए, इस बजट में ये प्रावधान होना चाहिए। बिल्कुल, देखिए जाहिर तौर पर ये जो व्यापारी वर्ग हैं ये सिर्फ अपने बारे में नहीं सोच रहे हैं, इनका कहना है कि वो सभी के बारे में सोचो। शायद यही वजह रह रही है कि यहाँ पर जो तमाम व्यापारी वर्ग के लोग हैं उन्होंने यहाँ पर ये बात कही है कि मिडिल क्लास होने के नाते जो है वो काफी ज्यादा इस बार उनको उम्मीदें हैं, और इस बार के बजट से वो चाहते भी हैं कि मिडिल क्लास को सबसे ज्यादा फायदा पहुंचे और उन्हीं के लिए योजनाएं और फैसले हों। आने वाले बजट को लेकर कई वर्गों से आज हमने चर्चा की और जाहिर तौर पर शायद ये सही साबित हुआ है कि आखिर इसे क्यों उम्मीदों का बजट कहा जा रहा है, क्योंकि मोदी सरकार का ये तीसरा कार्यकाल है और इस तीसरे कार्यकाल में जो पहला बजट पेश होगा यहाँ पर जनता को उम्मीदें भी काफी ज्यादा हैं। महिलाओं और व्यापारी वर्ग से बातचीत करने के बाद ये पता चला कि मध्यम वर्गीय जो वर्ग है उनको काफी ज्यादा इस बार उम्मीदें हैं और वो चाहते हैं कि इस बार के बजट में उनके लिए कुछ खास प्रावधान जरूर किए जाएं, चाहे वो टैक्स की बात हो, बच्चों के एजुकेशन की बात हो या फिर प्रदेश या देश के स्वास्थ्य सुविधाओं की बात हो। यहाँ पर सभी चाहते हैं कि देश आगे बढ़े, देश में ज्यादा से ज्यादा काम हो, लेकिन मध्यम वर्गीय परिवारों को ध्यान में रखते हुए एक ऐसा बजट है जो कि उनके लिए फायदेमंद रहे। कहीं ना कहीं उम्मीदों वाला बजट कितना ज्यादा खरा उतरता है जनता की उम्मीदों पर, ये फिलहाल देखना भी जरूरी होगा। लेकिन यहाँ पर जो बजट आने वाला है इस बार ये माना जा रहा है कि जनता को खुश करने के लिए कई प्रावधान यहाँ पर सरकार कर सकती है और उनकी उम्मीदें भी पूरी कर सकती है। भोपाल से कैमरा पर्सन राजू बाथम के साथ अमृतांशी जोशी, एनडीटीवी।